ठीक है, तो कल सब लोगों को मेरी स्क्रीन और वॉइस आ रही है तो एक बार यस कर दो इसमें, या माइक से बोल दो। मेरी वॉइस और स्क्रीन क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, चलो आज हमें स्टार्ट करना है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो करते हैं। सब लोग रफ कॉपी वगैरह लेके बैठ जाएं। स्केलर, इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है, आपने सुना होगा इसके बारे में। ठीक है, अच्छा क्या डेफिनेशन होती है इसकी? ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, वेयर थीटा is the angle between where theta is the angle between a vector and b vector। ठीक है, a डॉट b हमारा किसके बराबर होता है? मॉड a मॉड b cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो मॉड a का क्या मतलब होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। वो कैसे लिखते हैं हम? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस, जैसे अगर मान लो ऐसा है a वेक्टर हमारे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है ना, 2i प्लस 3j प्लस 6k, ये पता है ना इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके बराबर होता है? अंडर रूट ऑफ 2k प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ऐसे करके इसका मैग्नीट्यूड निकलता है। ए डॉट बी किसके बराबर आएगा? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, पे थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और इसकी जो आउटपुट है, ये जो आउटपुट है इसकी जो आ रही है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी आती है। आउटपुट इज स्केलर, मतलब कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं आ रही है, स्केलर क्वांटिटी आ रही है विच इज कांस्टेंट, हेंस वी कॉल दिस प्रोडक्ट एज स्केलर प्रोडक्ट। समझ गए? इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट इसीलिए पड़ा हुआ है क्योंकि इसकी जो डॉट प्रोडक्ट जो है उसकी जो आउटपुट आ रही है वो क्या आ रही है? स्केलर आ रही है, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो अब मेरे पास एक वेक्टर ए वेक्टर है और ये वाला वेक्टर बी वेक्टर है। ठीक है, और ये पाई बाय 4 है। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? ए डॉट बी जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा? मॉड ए। अब देखो ऐसे ध्यान रखना है, इन दोनों के बीच की जो डायरेक्शन है, जैसे ये डायरेक्शन इधर को है, ये डायरेक्शन इधर को है, इन दोनों के बीच का एंगल लेना है। ऐसा नहीं करना है ये वाला एंगल ले लिया या कोई और एंगल ले लिया, जो डायरेक्शन है आपकी ए और बी के उसके बीच वाला एंगल। तो ए डॉट बी किसके बराबर आएगा? मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ पाई बाय 4। ठीक है, तो ये मॉड ए मॉड बी बाई रूट 2 आ जाएगा। समझ आया इस केस में? ठीक है, अभी और देखते हैं। जैसे मान लो अपने पास ये एक ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है। ठीक है, अब इस केस में मैंने आपको एंगल दे दिया पाई बाय 4। ठीक है, तो ये वाला जो अब एंगल आ जाएगा ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा? 3 पाई बाय 4 के बराबर आ जाएगा। आ जाएगा क्योंकि पाई प्लस पाई बाय 4 इज 3 बाय 4। पाई बाय 4 और 3 बाय 4 आ गया, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या आ जाएगा? ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी। क्या एंगल लेंगे हम? ए की डायरेक्शन ये वाली होगी, बी की डायरेक्शन ये वाली होगी, इन दोनों के बीच का एंगल 3 पाई बाय 4 कॉस ऑफ 3 पाई बाय 4। तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस ऑफ मॉड ए मॉड बी बाय रूट 2। आगे होगी बात समझ में सबको? ठीक है, तो जो ए और बी की डायरेक्शन है उन दोनों के बीच का एंगल आपको देखना है। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गई? तो ए डॉट बी की क्या डेफिनेशन है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, where theta is the angle between direction of A and B। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? जैसे मान लो ये ए वेक्टर है और ये हमारे पास बी वेक्टर है, तो ए डॉट बी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो हम अब जानने चाह रहे हैं। आपको याद होगा आपने वर्क डन जब निकाला था तो आप एफ डॉट एस लेते थे, याद है?
उसमें हमें क्या चाहिए होता था कि फोर्स वेक्टर जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होना चाहिए, उसका प्रोजेक्शन होना चाहिए, तभी तो ऐसे करते थे ना, एफ डॉट एस लिखते थे तो क्या लिखते थे, मॉड एफ मॉड एस कॉस थीटा। तो वही वाली बात है कि फोर्स आपके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए। सेम वही यहाँ पर हम उसका उसी को सिग्निफिकेंस बोलते हैं कि अगर मेरे को डॉट लेना है तो डॉट इज यूज्ड टू फाइंड, ऐसे लिख देते हैं इसको, डॉट प्रोडक्ट is used to find projection vector of projection of one vector on the other। ठीक है, अब ये प्रोजेक्शन क्या है इसका मतलब भी समझते हैं। ठीक है, तो अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के अलोंग आपको देखना है, अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के अलोंग अगर आपको देखना है तो उसके लिए हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो मान लो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो मैं आपको बोल रहा हूं प्रोजेक्शन ऑफ, इसको नाम दे लेते हैं O और इसको A बोल देते हैं, ये पॉइंट A मान लेते हैं यहाँ पे, और ये पॉइंट B मान लेते हैं, और इस पॉइंट को P मान लेते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ OA वेक्टर ऑन OB वेक्टर किसके बराबर होगा? प्रोजेक्शन जो होता है वो मैग्नीट्यूड होता है बेसिकली। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ OA ऑन OB वेक्टर हमारे पास आएगा OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास ये वाली लेंथ हमें चाहिए, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमारी किसके बराबर आएगी? अब सोचना है ध्यान से, ये लेंथ है हमारे पास मॉड ओ ए। ठीक है, उसका कॉस कंपोनेंट ही तो है ये, तो ये मॉड ओ ए कॉस थीटा है हमारे पास। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड बी। देखो ये कैसे लिख दिया, लिख सकते हैं ना, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड बी। कैसे? ये वाली टर्म हमारी किसके बराबर बनेगी? अब ये बनेगी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय मॉड बी। अब मॉड बी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो मॉड ए कॉस थीटा आ जाएगा हमारे पास, फिर टर्म आ जाएगी मॉड ए कॉस थीटा। समझ गए ना सब लोग? तो प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन ओ बी इज अ स्केलर क्वांटिटी जिस जो किसके बराबर है, ये काफी बार इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है तो ध्यान में रखना है। अब देखो वेक्टर ऐसा है कि इसमें हर टॉपिक पे बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, क्योंकि हर साल इस पे क्वेश्चन आते हैं, तो हर टॉपिक में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा जिस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन ओ बी कहने का क्या मतलब है कि मेरे को ओ का कंपोनेंट लेना है ओ बी के अलोंग। ठीक है, रेजोल्यूशन लेना है एक तरीके से। तो आप क्या करेंगे, उसको लिख देंगे ओपी का मैग्नीट्यूड। अब ओपी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? मॉड ओ ए कॉस थीटा के बराबर है। तो मॉड ओ ए कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा आपका? ए डॉट बी अगर लिखते हो तो मॉड बी कॉस थीटा होगा, तो मॉड बी से डिवाइड कर दो, ये ऐसे सोच के ही लिखा हुआ है, तो ये मॉड ए कॉस थीटा आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं प्रोजेक्शन जो होगी वो हमारी किसके बराबर होगी? ए डॉट बी कैप लिख सकते हैं। तो ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज ए डॉट बी कैप। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज ए डॉट बी कैप। ठीक है, अब अगर मान लो मैं बोलता हूँ प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन सी वेक्टर, तो क्या बोलेंगे? जिसका प्रोजेक्शन जिसके ऊपर लेना है, तो जिसके ऊपर लेना है उसका कैप आएगा, तो इसको लिख दो बी डॉट सी कैप। बस सिंपल सी बात है। अभी हम प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्शन वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज ए डॉट बी कैप, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन सी इज बी डॉट सी कैप, प्रोजेक्शन ऑन सी, प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए क्या हो जाएगा? सी डॉट ए कैप। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं प्रोजेक्शन वेक्टर। नेक्स्ट आएगा प्रोजेक्शन वेक्टर। अब प्रोजेक्शन वेक्टर जो है हमारा वो किसके बराबर है? उसको बोलते हैं ओपी वेक्टर। प्रोजेक्शन वेक्टर जो है वो हमारा किसके बराबर हो गया? ओपी वेक्टर। ठीक है ना? अब वेक्टर देखना है ना आपको, तो वेक्टर प्रोजेक्शन क्या थी? ओपी। प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होगा? ओपी वेक्टर। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? ओपी का मैग्नीट्यूड ओपी कैप। ठीक है, ओपी का मैग्नीट्यूड ओपी कैप, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ए डॉट बी कैप बी कैप। समझ आ गया कैसे? प्रोजेक्शन क्या था हमारे पास? ए डॉट बी कैप। अब इसकी डायरेक्शन क्या है? इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो यूनिट वेक्टर अलोंग दी वेक्टर होता है, तो वो आ जाएगा ए डॉट बी कैप बी कैप।
ओपी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो हो जाएगी बी कैप, क्योंकि ये वाला वेक्टर आपका बी वेक्टर है, ओबी वेक्टर बी वेक्टर है ना, तो ओबी वेक्टर जो होगा वो बी वेक्टर का मल्टीपल होगा। बट अगर मैं उसकी डायरेक्शन की बात करूं तो क्या आ जाएगा बी कैप, जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन को हम आई कैप लिखते हैं, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर के अलोंग उसकी डायरेक्शन उसके यूनिट वेक्टर से डिनोट की जाती है। बात समझ आ गई? प्रोजेक्शन वेक्टर कैसे लिखा, ओपी का मैग्नीट्यूड ओपी कैप, ठीक है जी। अब एक और चीज पूछी जाती है, परपेंडिकुलर वेक्टर टू प्रोजेक्शन वेक्टर। परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्रोजेक्शन वेक्टर, हम उसको ये वाला वेक्टर को बोलते हैं हम, ये वाला जो वेक्टर हमारा, ठीक है। तो पी ए वेक्टर की बात कर रहा है वो यहाँ पे, तो हमारा जो ये वाला वेक्टर आएगा ये आएगा पी ए वेक्टर, तो हमें पी ए वेक्टर फाइंड आउट करना है अब, ठीक है। तो इसको देख के ट्राइंगल और लगा सकते हैं हम, देखो ओपी वेक्टर प्लस पी ए वेक्टर किसके बराबर होगा, ओपी वेक्टर प्लस पी ए वेक्टर इज इक्वल टू ए पी वेक्टर हो जाएगा, ओ ए वेक्टर सॉरी। देखो दोबारा से, ओपी वेक्टर प्लस पी ए वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए वेक्टर के बराबर हो जाएगा ना। तो अब हमें क्या निकालना है, पी ए वेक्टर निकालना है, तो पी ए वेक्टर हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। अब ओ ए मेरा किसके बराबर है, ओ ए वेक्टर मेरा ए वेक्टर के बराबर था, ओपी वेक्टर किसके बराबर है, अभी अभी निकाला है हमने ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर किसके बराबर है, ए डॉट बी कैप बी कैप। तो ये हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया। समझ आ गई बात? अभी तक जो भी मैंने बताया, अगर कुछ भी नहीं समझ आया तो चैट बॉक्स में लिखो, नहीं तो पेंगुइन बना दो जल्दी से। सर प्रोजेक्शन ऑफ ओपी बताना एक बार दोबारा। ओके, देखो ऐसा है इसमें बेटा, सुनो ध्यान से। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि भाई मेरे को किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन लेना है, दोबारा से बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। ओ ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ओबी पे लेना है, तो वो क्या होगा प्रोजेक्शन, एक मिनट, कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, देखो अब मैं ये बता था, किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर दूसरे वेक्टर पे लेना है तो क्या करना है हमें, ठीक है। तो जैसे आपको याद होगा ना, मान लो हम ऐसा बोलते हैं कि भाई ये x है, ये थीटा है, तो ये लेंथ कितनी आएगी, x cos थीटा है ना। तो x का प्रोजेक्शन इस लाइन के अलोंग x cos थीटा होगा। पहली चीज ये समझो कि x का प्रोजेक्शन इस लाइन के अलोंग क्या होगा, x cos थीटा। तो OA वेक्टर का प्रोजेक्शन OB के अलोंग क्या होगा, मॉड OA cos थीटा। तो प्रोजेक्शन ऑफ OA ऑन OB कितना हो जाएगा, मॉड A cos थीटा। तो उसको हम बोल रहे हैं, यहाँ पर अगर आप डायग्राम में देखोगे तो OP का मैग्नीट्यूड वो किसके बराबर है, मॉड ओ ए कॉस थीटा। अब मॉड ओ ए कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड बी, लिख सकते हैं ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड बी। तो वो क्या आ जाएगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय मॉड बी। तो मॉड बी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा मॉड ए कॉस थीटा, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी को क्या लिखेंगे, अब मॉड ए कॉस थीटा किसके बराबर था, ए डॉट बी बाय मॉड बी के बराबर ही तो था, तो क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी कैप। अब ऐसे मैंने बोला कि कभी भी किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना है तो याद रखो उसको, ए का बी पे निकालेंगे तो ए डॉट बी कैप, बी का सी पे निकालेंगे तो बी डॉट सी कैप, सी का ए पे निकालोगे तो सी डॉट ए कैप, सी का डी पे निकालोगे तो सी डॉट डी कैप, ठीक है। क्योंकि वो टर्म ऐसी ही बनेगी मॉड ए कॉस थीटा टाइप, ठीक है। तो अच्छा, अब नेक्स्ट आ गया कि प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है। अब ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, वेक्टर में तो दो चीजें होती है ना, वेक्टर में क्या होता है, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है, एक उसकी डायरेक्शन होती है। तो इस वेक्टर की ओपी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, जो बी वेक्टर की डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये बी वेक्टर पे आ रहा है।
उसको कैसे लिखोगे, बी कैप से। तो हमने मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड लिख दिया यहाँ पे और ये उसकी डायरेक्शन लिख दी, ठीक है। अब परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना था, वो ट्रायंगल से निकाल लिया। अब समझ आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मेरे को लगता है समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज। बस ऐसा ध्यान रखो कि उसका रेजोल्यूशन लेना है। अगर किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन ले रहे हो तो उस वेक्टर का दूसरे वेक्टर के लॉन्ग रेजोल्यूशन लेना है। तो वो मॉड ए कॉस थीटा, जो उसकी लेंथ होगी उसका कॉस कंपोनेंट आएगा। तो वो ए का अगर बी पे प्रोजेक्शन लेना है तो ए डॉट बी कैप आ जाएगा। अब उसकी डायरेक्शन अगर आपको लिखनी है तो जो भी उसकी डायरेक्शन होगी वो उसके साथ उसका कैप लगा देना है, तो वो वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो ध्यान से। पहली प्रॉपर्टी, अगर मैं बोलता हूं आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप, ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। आई कैप बेटा क्या है ना, आई कैप एक यूनिट वेक्टर ही तो है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू 1 आ जाएगी। जे कैप किसके बराबर हो जाएगा, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आई कैप भी हमारा 1 हो जाएगा, जे कैप भी हमारा 1 हो जाएगा, और सॉरी आई का मैग्नीट्यूड भी 1 हो जाएगा, जे का मैग्नीट्यूड भी 1 हो जाएगा, के का मैग्नीट्यूड भी 1 हो जाएगा। तो आई डॉट आई किसके बराबर होगा, आप देखो आई डॉट आई किसके बराबर होगा, मॉड आई कैप, मॉड आई कैप। अब आई और आई में कितना एंगल होगा, ये आई कैप है यही आई कैप है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0, तो कॉस 0 लिखेंगे। तो 1 × 1 × 1 क्या वैल्यू आ जाएगी, 1। समझ आ रहा है, आई कैप डॉट ऐसी जे कैप डॉट जे कैप भी 1 होगा, के कैप डॉट के कैप भी 1 होगा, ठीक है जी। सिंपल सी बात है। सेकंड पर आते हैं। नेक्स्ट आई डॉट जे अगर करता हूं मैं, आई कैप डॉट जे कैप, ये जे कैप डॉट के कैप के बराबर होता है और ये के कैप डॉट आई कैप के बराबर होता है, ये 0 के बराबर आएगा। ये भी आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि अगर ये आई कैप है और ये जे कैप है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो आई कैप डॉट जे कैप किसके बराबर आएगा, आई कैप डॉट जे कैप आएगा मॉड आई कैप मॉड जे कैप कॉस 90। अब ये हो गया 1 × 1 × कॉस 90 0, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। आ रही बात समझ में, ये दोनों पॉइंट सबको क्लियर हो गए तो ऑल क्लियर लिखो एक बार। सबको सब समझ आ रहा है जो मैं अभी तक बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आ गए हैं थर्ड पॉइंट पे। तो बहुत ही सिंपल थे ये 2 पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट है ए वेक्टर इज इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ठीक है। ए वेक्टर मान लेते हैं और बी वेक्टर मान लेते हैं B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं इनसे क्या होता है ना, आप क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाते हो, इसलिए ये पता होना जरूरी है। तो जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। तो अभी ये एक वेक्टर है जिसके कंपोनेंट है A1 A2 A3। A1 A2 A3 के कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बोलते हैं, A1 A2 A3 को कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बोलते हैं। बी वेक्टर हो गया B1 आई कैप B2 जे कैप B3 के कैप, ठीक है। अब मुझे निकालना है, मान लो मैंने बोला ए डॉट ए, तो ए डॉट ए का क्या मतलब हो गया, ए डॉट ए का मतलब हो गया A1 A2 A3 का आपको डॉट लेना है A1 A2 A3 के साथ, ठीक है। इसका मतलब हो गया A1 आई कैप A2 जे कैप A3 के कैप, A1 आई कैप A2 जे कैप A3 के कैप। अब जब A1 का A1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, A1 स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि आई डॉट आई बनेगा। तो इसको पूरा लिख देता हूँ, कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा फिर, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। इसका डॉट लेना है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप के साथ। अब जब डॉट होता है ना तो डॉट कहीं गायब नहीं होता है, डॉट रहता ही है। जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो डॉट रहेगा बीच में। अब जैसे जब मैं A1 इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, A1 स्क्वायर आई कैप डॉट आई कैप आ जाएगा, समझ गए।
अब a1 i कैप को नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो a1 a2 i कैप डॉट j कैप आ जाएगा। इसको नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो a1 a3 i कैप डॉट k कैप आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट टर्म जब मल्टीप्लाई करोगे a2 a1 j कैप डॉट i कैप आ जाएगा। फिर a2 a2 j कैप डॉट j कैप आ जाएगा। a2 a3 j कैप डॉट k कैप आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट टर्म क्या आएगी a3 a1 k कैप डॉट i कैप आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी a3 a2 k कैप डॉट j कैप आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म आ जाएगी a3 a3 k कैप डॉट k कैप। अगर आप ध्यान से देखो तो अब ये वाली टर्म तो फाइनाइट आएगी, ये जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी, यहाँ पे ये जीरो क्योंकि i डॉट j जीरो होता है, j डॉट k भी जीरो होता है, ये जीरो, तो क्या बचा अब अपने पास i डॉट i कितना होता है 1 के बराबर, तो आपका टर्म आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगा। तो बेसिकली a डॉट a जो है अगर हम उसको ध्यान से देखें तो वो हमारा मॉड ऑफ a स्क्वायर भी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर बन रही है। तो a डॉट a जो है वो हमारा किसके बराबर है, मॉड ऑफ a स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ a डॉट b निकालो, तो अब आपको समझ आ रहा होगा, सिंपल लॉजिक ये है जो याद रखने के लिए कि भाई इन दोनों का डॉट लोगे तो a1 b1 i डॉट आएगा, a1 b2 तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, a1 b3 क्योंकि i डॉट के कारण जीरो हो जाएगा। तो क्या करो i को i से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें आ जाएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। समझ आ गया सबको, कुछ भी मैग्नीट्यूड नहीं है, नॉर्मल ब्रैकेट लगी हुई है। जब इसका a डॉट b लोगे तो वो किसके बराबर आएगा a1 b1 a2 b2 a3 b3। समझ आ गया होगा। सिमिलरली अगर मैं b डॉट a लेता हूँ तो उसमें क्या आ जाएगा, अब b का डॉट a के साथ लेना है तो वो आ जाएगा b1 a1 प्लस b2 a2 प्लस b3 a3, क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं तो ये दोनों वैल्यू बराबर ही तो होंगी। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी आ जाएगी कि भाई a डॉट b जो है वो b डॉट a के बराबर ही होता है। ठीक है, तो किसी को भी आगे लिख लो डॉट में या पीछे लिख लो किसी वेक्टर को, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट ऐसा और हर जगह नहीं होता है, ये यहीं पर हो रहा है। सबको ये बात समझ आ रही है। तो a डॉट बी किसके बराबर होता है, b डॉट a के बराबर होता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी तक आते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं, सॉरी। फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या है हमारे पास, a डॉट b डॉट c निकालना है। ये बताओ एक बार चैट बॉक्स में इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, a डॉट b डॉट c। कुछ भी बच्चे लिख रहे हैं सी डॉट ए डॉट बी डॉट ए डॉट सी। देखो इसका मतलब आपको समझ नहीं आया। देखो अब ए डॉट बी तो आप निकाल लोगे, ए डॉट बी किसके बराबर आएगा, ये स्केलर हो जाएगा ना, ये वाली वैल्यू तो स्केलर होगी। मान लो ये आ गया मॉड ए मॉड बी, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा मान लेते हैं कॉस थीटा, और इसका डॉट आपका बच गया सी के साथ। अब ये टर्म डिफाइन नहीं हो सकती, ये नॉट डिफाइंड आएगी। देखो सुनो कैसे, भाई वेक्टर का डॉट वेक्टर के साथ ही आएगा, जीरो नहीं आएगा। वेक्टर का डॉट वेक्टर के साथ आप निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ऐसा नहीं होगा कि 2 का आप डॉट ए के साथ ले रहे हो, ये गलत स्टेटमेंट है, ये तो वो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन होगा। 2 डॉट ए वेक्टर लिखना गलत स्टेटमेंट है। डॉट कब होता है, वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट लिया जा सकता है। तो जैसे ए का बी के साथ डॉट ले सकते हो, अच्छी बात है भाई, बी का सी के साथ डॉट ले सकते हो, अच्छी बात है। बट ए डॉट बी तो क्या हो गई, अब तो स्केलर क्वांटिटी हो गई ना, ए डॉट बी इज स्केलर क्वांटिटी, उसका डॉट सी के साथ नहीं जाएगा। ए डॉट बी जो हो गया वो क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी होगी, उसका डॉट सी के साथ नहीं जाएगा। समझ आ गया। तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा जो स्केलर हो गया, उसका डॉट सी के साथ नहीं जाएगा। अच्छा अब मान लो मैं ऐसा बोलता हूँ, ये बताना है डिफाइंड है कि नॉट डिफाइंड है, ए डॉट बी इंटू सी डॉट डी। अब इन दोनों के बीच में डॉट नहीं है, ये टर्म डिफाइंड हो जाएगी कैसे, ए डॉट बी भी एक स्केलर आएगी तो स्केलर 1 मान लेते हैं उसको। ठीक है, सी डॉट डी भी क्या आएगी, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी तो स्केलर 2 हो गया, तो स्केलर 1 स्केलर 2 मल्टीप्लाई होके
एक थर्ड स्केलर दे देंगे तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो डिफाइंड हो गया, दिस इज डिफाइंड। समझ गए सब लोग? तो ये तो डिफाइंड है, क्योंकि ए डॉट भी आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, सी डॉट डी भी एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। ऐसे याद रखो कि आउटपुट इसकी स्केलर होती है। तो स्केलर का, जैसे इस केस में ये स्केलर का डॉट वेक्टर के साथ नहीं लिया जा सकता। बात समझ आ गई? चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया ना सबको? ठीक है। अगर अब अपने पास दिया रहता है कभी स्टेटमेंट इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, अगर अब हमारे को स्टेटमेंट दिया रहता है ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, तो इसका क्या मतलब है? इसका कंक्लूजन निकल सकते हैं, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जीरो होगा, ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी जीरो होगा, और क्या पॉसिबिलिटी है, ए और बी परपेंडिकुलर होंगे। जब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है वो जीरो वेक्टर ही होता है, इसका मतलब है कि या तो ए वेक्टर जीरो वेक्टर होगा, या वो जीरो वेक्टर, या क्या होगा, ए और बी परपेंडिकुलर होंगे। क्योंकि ए और बी परपेंडिकुलर होंगे तो क्या बनेगा, ए डॉट बी। ए डॉट बी उस केस में क्या बनेगा, मॉड ए मॉड बी कॉस 90, ठीक है, तो वो जीरो के बराबर आएगा। समझ गए? तो अगर ए डॉट बी जीरो हो रहे हैं तो आप इसको ऐसे याद रखा करो भाई, ए डॉट बी किसके बराबर है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। बस ये डेफिनेशन है ना इसकी, इसी से पता चल जाएगा आपको। ए डॉट बी किसके बराबर है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब इस ये जीरो कब कब हो सकता है, या तो मॉड जीरो हो जाए, या मॉड बी जीरो हो जाए, या कॉस थीटा जीरो हो जाए। तो अगर मॉड ए मॉड बी फाइनाइट है, मॉड ए मॉड बी अगर फाइनाइट है, तो कॉस थीटा जीरो होगा, तो मतलब क्या है, थीटा 90 डिग्री। इसका मतलब ए और बी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं 8th पॉइंट पे। अब नेक्स्ट है हमारे पास a डॉट बी प्लस सी। अब a डॉट बी प्लस सी किसके बराबर आएगा, a डॉट बी प्लस a डॉट सी। जो डॉट होता है वो प्लस और माइनस पे स्प्लिट हो जाता है। अगर मान लो मैं बोलता हूँ a डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर है, ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा, a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस a डॉट सी माइनस a डॉट डी। आ रही है बात समझ में? सिंपल सी बात है, ए का अगर डॉट लेना है तीन वेक्टर के साथ, तो ए डॉट बी भी आ जाएगा, प्लस ए डॉट सी भी आ जाएगा, माइनस ए डॉट डी भी आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एल ए वेक्टर डॉट एम बी वेक्टर। इसमें एल और एम क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डॉट तो किस में जाएगा, वेक्टर के बीच में जाएगा, तो ए डॉट बी होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एल एम टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। कॉमन सेंस है। नेक्स्ट आते हैं, अब ये इंपॉर्टेंट है, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी। अब इन दोनों के बीच में डॉट है, ठीक है, अब देखना ध्यान से। अब मैं डॉट ले रहा हूँ इसका, तो डॉट क्या होता है, प्लस माइनस पे स्प्लिट होता है। तो पहले ए का डॉट लो, तो क्या टर्म बनेगी, ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी। ए डॉट बी लिखो चाहे बी डॉट ए लिखो, एक ही बात है, प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी। तो क्या हुआ, ये वाली दोनों टर्म कैंसिल हो रही है, देख रहे हो, ए डॉट बी और बी डॉट ए आपस में कैंसिल हो गए। तो क्या बनेगा हमारे पास, ए डॉट ए इज मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी किसके बराबर आएगा, मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर। समझ आ रही होगी ये वाली बात? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 11th प्रॉपर्टी, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा मॉड ए स्क्वायर ओहो, सबको स्क्रीन दिख रही है? एक बार अभी स्क्रीन बीच में गायब हुई थी। यस सर।
अच्छा देखो a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी लेना है, तो हमारे पास क्या आएगा, अब ये बन गया, ऐसा बन गया ना x वेक्टर डॉट x वेक्टर, तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ x का स्क्वायर। अभी ये किसके बराबर बनेगा, डॉट लो अब, तो ये टर्म बनेगी हमारे पास a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस a डॉट c प्लस b डॉट a b डॉट b प्लस b डॉट c। ठीक है, नेक्स्ट टर्म मैं लाइक टर्म एक साथ लिख रहा हूँ, प्लस c डॉट a c डॉट b प्लस c डॉट c। तो क्या बन गया, देखो ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये टर्म आपके वैसे नॉर्मल फॉर्मूला जैसा ही बन रहा है, मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस मॉड c स्क्वायर प्लस 2a डॉट b, क्योंकि a डॉट b और b डॉट a सेम ही होते हैं, प्लस 2b डॉट c प्लस 2c डॉट a। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो a प्लस b प्लस c के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा, मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस मॉड c स्क्वायर प्लस 2a डॉट b प्लस 2b डॉट c प्लस 2c डॉट a। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इसका निकालते हो a प्लस b का डॉट a प्लस b के साथ, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर आएगी, मॉड a स्क्वायर, इसको पहले पहले स्टेप में हम ऐसा लिख सकते हैं, मॉड ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b। ठीक है, अगर मान लो मैं निकालता हूँ a माइनस बी डॉट a माइनस बी, ये किसके बराबर आएगा, मॉड ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये टर्म किसके बराबर बनेगी, मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर माइनस 2a डॉट b। ठीक है, समझ आ रहा होगा सबको ये कैसे आया, वही a माइनस बी का डॉट a माइनस बी के साथ लोगे तो a डॉट a मॉड a स्क्वायर आएगा, माइनस बी डॉट माइनस बी वो प्लस मॉड b स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक a डॉट b आएगा नेगेटिव के साथ, एक b डॉट a आएगा, वो 2a डॉट b बन जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई भी दिक्कत किसी को तो बताओ मुझे, सब प्रॉपर्टीज क्लियर है, जिसको भी क्लियर होगी वो पेंगुइन बना दो। जल्दी से, चलो देखो एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं सारी प्रॉपर्टीज दोबारा से देखो। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी आई डॉट आई वन के बराबर होता है जे, इसके बाद क्वेश्चन ही करने हैं इसीलिए ना आपको आने चाहिए सब अच्छे से। आई डॉट आई वन के बराबर होता है, जे डॉट जे वन के बराबर होता है, के डॉट के वन के बराबर होता है, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई जीरो के बराबर होता है। ए अगर हम ए वन ए टू ए थ्री लेते हैं, बी अगर हम बी वन बी टू बी थ्री लेते हैं, तो ए डॉट ए हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर, ठीक है, बी डॉट बी हो जाएगा मॉड बी स्क्वायर, ए डॉट बी लेंगे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। ठीक है, ये भी काफी काम की प्रॉपर्टी है। ए डॉट बी जो होता है वो बी डॉट ए के बराबर होता है क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आएंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर मैं ए डॉट बी डॉट सी लेता हूँ, देखो वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में ही स्केलर प्रोडक्ट डिफाइंड है, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, और दो वेक्टर के बीच में ही क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइंड है। तो अगर मैं बोलता हूँ ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट, सॉरी ए डॉट बी डॉट सी अगर मैं बोलता हूँ, तो ए डॉट बी तो डिफाइंड हो जाएगा बट डॉट सी उसके साथ डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो ये टर्म नॉट डिफाइंड है। बट अगर मैं बोलता हूँ ए डॉट बी इंटू सी डॉट डी, जो इंटू बोल रहा हूँ तो उसमें डॉट नहीं है। ठीक है, अगर मान लो मैं ऐसा बोल देता आपको, मैंने ऐसा बोल दिया ए डॉट बी और इसके बीच में भी डॉट लगा दिया सी डॉट डी, तो अब ये फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये वाली टर्म भी हमारी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। समझ रहे कि क्यों नॉट डिफाइंड होगी, क्योंकि ए डॉट भी एक स्केलर आएगा, सी डॉट डी भी एक स्केलर आएगा, तो स्केलर के बीच में डॉट नहीं लेना है।
समझ गए? तो वो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन की तरह बिहेव करेगा। तो ये हम डिफाइन नहीं करेंगे। डॉट किसके बीच में डिफाइंड है? वेक्टर्स के बीच में डिफाइंड है। ठीक है, तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ ये डॉट प्रोडक्ट है तो ये टर्म हमारी डिफाइंड नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। तो ये डिफाइंड है ए डॉट बी इंटू सी डॉट डी, तो यहाँ तो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पर। ठीक है, तो वो डिफाइंड हो जाएगी। अगर मैं बोलता हूँ बी जीरो है, इसका क्या मतलब? मॉड बी कॉस थीटा जीरो होगा, या तो मॉड ए जीरो होगा, या मॉड बी जीरो होगा, या थीटा 90 होगा। तो उसको यूज कर लिया हमने। तो अगर मॉड ए जीरो होगा तो मतलब ए वेक्टर जीरो वेक्टर होगा, मॉड बी जीरो होगा तो बी वेक्टर जीरो वेक्टर होगा, या ए और बी के बीच का एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा। ए डॉट बी प्लस सी अगर हम बोलते हैं तो डॉट जो होता है प्लस और माइनस पे स्प्लिट हो जाता है, तो वो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के बराबर रहेगा। ए डॉट बी प्लस सी माइनस डी बोल रहा हूँ तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी माइनस ए डॉट डी रहेगा। एल ए प्लस डॉट एम बी वेक्टर है तो एल और एम तो कांस्टेंट है, वो तो मतलब बाहर आ जाएंगे मल्टीप्लीकेशन से। और डॉट प्रोडक्ट किसके बीच में होगा? ए और बी के बीच में ही होगा। ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी अगर हम बोल रहे हैं तो वो क्या आ जाएगा? ए डॉट ए मतलब मॉड ए स्क्वायर डायरेक्ट बोल सकते हो, आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा? मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो वो आएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस 2 बी डॉट सी प्लस 2 सी डॉट ए। समझ आ रहा होगा ये वाली बात भी सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी कितना हो जाएगा? मॉड मतलब मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको लिखेंगे मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी किसके बराबर होगा? मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कितने प्रॉब्लम हो गए थे हमारे, एक बार बताना। 19 हो गए सर। 19 ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, 20th क्वेश्चन देखो। यूनिट वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए कैप एंड बी कैप। अब मेरे को क्या करना है? ए कैप एंड बी कैप, मेरे पास दो वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर हो गया ना क्योंकि कैप लगा दिया मैंने उसके ऊपर। अब इन दोनों के बीच में अगर मैं आपको एंगल दे रहा हूं, इफ द एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप इज थीटा विच इज एक्यूट, थीटा एक्यूट है, ठीक है बेटा। तो हमें क्या करना है? यूनिट वेक्टर अलोंग द एंगल बाइसेक्टर निकालना है। ठीक है जी, तो हम बोल देते हैं जैसे मान लो मैंने ऐसा मान लिया कि ये मेरा ए कैप है और ये मेरा बी कैप है, ठीक है, और ये हमारा इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो यूनिट वेक्टर अलोंग द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए कैप एंड बी कैप इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, ये निकालना है हमें। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता था, याद है आपको? एंगल, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो ये वाला जो वेक्टर आएगा ये इसका एंगल बाइसेक्टर बनेगा, रोम्बस ही बन जाएगा ना ये तो एक तरीके से। तो इसका जो डायगोनल होगा वो इसका एंगल बाइसेक्टर होगा। तो आप जानते हैं उसको यू से लिख लेते हैं, ऐसे मान लो यू कैप से लिख देते हैं। तो ए कैप प्लस बी कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखो जब दो यूनिट वेक्टर को आप ऐड करोगे तो उसका जरूरी नहीं है मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि एंगल बाइसेक्टर जब भी दो वेक्टर का निकालते हैं हम क्या करते हैं? उसको रोम्बस बना लेते थे ना, तो यूनिट वेक्टर बना लेते थे, तो फिर उसका जो डायगोनल होगा वो उसका एंगल बाइसेक्टर होगा। तो ये वाला एंगल आपका थीटा बाय 2 आएगा, ये वाला एंगल भी थीटा बाय 2 आएगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए कैप एंड बी कैप इज ए कैप प्लस बी कैप डिवाइडेड बाय ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब मैं ये वाली टर्म सिंप्लीफाई कर सकता हूँ जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है, यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। कैसे? देखो, जब भी हमें ऐसी टर्म्स का मैग्नीट्यूड निकालना होता है ना, डॉट प्रोडक्ट का यूज होता है। तो मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप का होल स्क्वायर, ये कैप है तो किसके बराबर आएगा? ये देखो, ये आ जाएगा मॉड ए कैप स्क्वायर मॉड बी कैप स्क्वायर 2 ए कैप डॉट बी कैप। समझ आया? चलो एक स्टेप और लिख देते हैं, हो सकता है कुछ बच्चों को समझ ना आ रहा हो। मॉड ए कैप का स्क्वायर मॉड बी कैप का स्क्वायर प्लस 2 ए कैप डॉट बी कैप। समझ आ गई ये वाली बात? अच्छा जी,
तो अब ये किसके बराबर आ जाएगा, मॉड ए कैप प्लस मॉड बी कैप इज इक्वल टू 1 + 1 + 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, क्योंकि मॉड ए मॉड बी तो 1 है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, उन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो ये होल स्क्वायर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, ए कैप प्लस बी कैप के मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 1 + cos थीटा, तो ये वाली टर्म आ जाएगी 4 cos के थीटा/2। अब अगर आप इसका अंडर ये होल स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 mod cos थीटा/2, क्योंकि थीटा एक्यूट है तो थीटा/2 भी एक्यूट होगा, तो ये ओपन अप हो जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर along the bisector of A and B हमारा किसके बराबर आ जाएगा, A कैप प्लस B कैप डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा/2, ये टर्म आ जाएगी। समझ गए? अभी ये क्वेश्चन क्लियर हो गया तो ऑल क्लियर करो एक बार। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा ठीक है, मान लो अगर उसने एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर पूछा होता तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो यही हम सेम प्रॉब्लम लेते हैं, ये हमारा हो गया ए कैप, ये हमारा हो गया बी कैप, इन दोनों के बीच का एंगल हो गया थीटा। ठीक है, अब मान लो मैंने आपसे एंगल बाइसेक्टर एक्सटर्नल वाला पूछा हुआ है, तो ये वाली टर्म आपकी, ये वाला वेक्टर इसके जो ऑपोजिट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस ए कैप। इधर वाला जो सेम वेक्टर लोगे आप, उसको हम क्या बोलेंगे, माइनस ए कैप ही तो बोलेंगे। ठीक है, देखना एक बार, तो ये वाला जो वेक्टर इसका जस्ट ऑपोजिट एक्सटर्नल बनाना है अब हमें ना, तो ये वाला वेक्टर मैंने इसके जस्ट ऑपोजिट ले लिया, ये माइनस ए कैप हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास कुछ ऐसा आ गया, तो ये वाला जो वेक्टर बनेगा हमारा, ये क्या बनेगा हमारे पास, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो ये डायगोनल बनेगा, जो वो क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर ही तो होगा, तो ये क्या बनेगा, बी कैप माइनस ए कैप। समझ रहे हो सब लोग? अब वो डिपेंड करेगा, अगर मान लो आप बी को एक्सटेंड करते इधर को माइनस बी बी कैप, तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर बनता वो क्या बनता, वो ये वाला डायगोनल बनता, तो उस केस में ये क्या बनता, ए कैप माइनस बी कैप। समझ रहे हो? तो जो आपको एक्सटर्नल एंगल लेना होगा उसका एंगल बाइसेक्टर उसके हिसाब से बनेगा। तो मान लेते हैं ये हमारा वी वी वेक्टर है, तो हमारा जो वी वेक्टर है वो आ रहा है हमारे पास बी कैप माइनस ए कैप, बट मेरे को वी कैप निकालना है, तो उसका यूनिट वेक्टर होगा, तो क्या आएगा, बी कैप माइनस ए कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप माइनस ए कैप। अब जो आपको मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो वो हमेशा इससे निकलेगा, स्केलर से, स्केलर डॉट प्रोडक्ट से। तो क्या बनेगा, ये डॉट प्रोडक्ट से निकलेगा मतलब, तो ये बन जाएगा बी का मैग्नीट्यूड प्लस ए का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर माइनस 2 ए कैप डॉट बी कैप। अब ये टर्म आ जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप माइनस ए कैप इज इक्वल टू 2 - 2 मॉड ए, ये आ जाएगा कॉस थीटा। अब 2 × 1 - cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा/2 हो जाएगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, तो हमारे पास बी कैप माइनस ए कैप जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 mod sin थीटा/2, क्योंकि एक्यूट है तो वो 2 sin थीटा/2 हो जाएगा। तो जो हमारा रिजल्ट आ रहा है एक्सटर्नल बाइसेक्टर का, वो आ रहा है बी कैप माइनस ए कैप डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा/2 आ जाएगा। देखो ए और बी तो हमें पता ही नहीं है, हमें थीटा को यूज करना था किसी तरीके से, तो हमारा ये प्रॉब्लम बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से। चलो अब नेक्स्ट करते हैं, मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा। प्रॉब्लम 21, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर I cap minus 2j cap plus k cap on B vector which is 4I cap minus 4j cap plus 7k cap. ठीक है, also find projection vector of A vector on B vector. ठीक है, निकालो इन दोनों को, कैलकुलेट करो, बड़ा सिंपल सा है ये तो।
जिसका भी आंसर आया लिखो। मार पाओगे क्या? वीडियो चल जाएगी हमारी हैं? वीडियो हमारी चल जाएगी फिर। नहीं आया किसी का भी आंसर? 19/9। चलो देखते हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ए डॉट बी कैप लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी ये याद रखना है। तो ए का बी पे निकालेंगे तो ए डॉट बी कैप, तो क्या आ जाएगा, आई माइनस 2j प्लस के डॉट बी कैप क्या आ जाएगा, 4i माइनस 4j प्लस 7k डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा हमारे पास, अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 16 प्लस 49। ठीक है, तो 9 आ रहा है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये बन जाएगा 4 प्लस 8 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 32, ये 9 बन गया। ठीक है, तो क्या प्रोजेक्शन आ रही है हमारे पास, 19 डिवाइडेड बाय 9। तो ये तो हो गया प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन जैसे मैंने बताया था स्केलर प्रोजेक्शन आएगी। बेटा ये बार बार कोई माइक ऑन कर ले रहा है। आदित्य अभी आपने ज्वाइन किया है क्या? ये 19/9 आ गया। ठीक है, अब मेरे को निकालना है प्रोजेक्शन वेक्टर। प्रोजेक्शन वेक्टर हमारा किसके बराबर आएगा, ए डॉट बी कैप बी कैप। याद है, अभी भी तो बताया था, ए डॉट बी कैप बी कैप। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 19/9, और जो बी कैप आएगा वो किसके बराबर आएगा, बी कैप तो ये लिखा ही हुआ आपने, ये वाला जो टर्म है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप डिवाइडेड बाय 9। तो प्रोजेक्शन वेक्टर आपके पास आ जाएगा 19/81 टाइम्स ऑफ 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हो गया हमारा 21, 22। If A vector is perpendicular to B vector, then find projection of L A cap plus M B cap। ये कैप है, ठीक है। If A vector is perpendicular to B vector, find the projection of L A cap plus M B cap plus N A cross B divided by modulus of A cross B on angle bisector of A vector and B vector। ठीक है, चलो ये मैं बताता हूँ एक बार ताकि टाइम वेस्ट ना हो। इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, इसका क्या मतलब हो गया, ए डॉट बी जीरो होगा हमारे पास। पहली चीज तो हमें ये क्लियर हो गई। ठीक है, आपको अब क्या करना है, ये जो वेक्टर है इसको एक्स वेक्टर मान लेते हैं। आपको एक्स का प्रोजेक्शन लेना है एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी के ऊपर। तो हमें लेना है जो रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन है हमारी, रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन जो है वो क्या आएगी, एक्स डॉट ऑन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी। तो वो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी
डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी। ठीक है, x डॉट a प्लस बी अपॉन मॉड ऑफ a प्लस बी। समझ आ गया ना? प्रोजेक्शन ऑफ x वेक्टर ऑन a प्लस बी लेना है आपको। तो a का b पे प्रोजेक्शन क्या होता है? a डॉट b कैप। तो x का a प्लस b पे प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा? x डॉट a प्लस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी। बात समझ आ गई? ठीक है जी, अब x लिख देते हैं यहाँ पे। x हमारे पास क्या है? एल ए कैप प्लस एम बी कैप प्लस एन ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, इसका डॉट लेना है मेरे को इसके साथ। ये होगा ना हमारा एक्स वेक्टर। हाँ, इसका डॉट लेना है मेरे को a प्लस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसमें ना मेरे को लग रहा है a और b यूनिट वेक्टर दिए होने चाहिए। तो देखते हैं आगे अगर इसका यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये जो, हाँ एक्चुअली मेरे को क्या प्रोजेक्शन लेना था इसका, अलोंग द एंगल बाइसेक्टर लेना था ना। तो एंगल बाइसेक्टर वेक्टर हम कैसे लिखते हैं? से मान लेते हैं यू वेक्टर, यू कैप लिख रहे हैं तो कैसे लिख देते हैं? ए कैप प्लस बी कैप डिवाइडेड बाय ये लिखते थे ना, ए कैप प्लस बी कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप लिखते थे ना। तो यहाँ पे मेरे को ना कैप लिखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि यूनिट वेक्टर चाहिए। तो वो आता था ए कैप प्लस बी कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप, क्योंकि इसने क्वेश्चन में ऐसा यूनिट वेक्टर दिया नहीं हुआ। तो ए कैप प्लस बी कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। अब सही है। देखो मैं यहाँ पे दोबारा से बताता हूँ क्या मैं गलती कर रहा था। अगर ए और बी परपेंडिकुलर हैं तो मेरे को इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इसके एंगल बाइसेक्टर पे निकालना है। अब एंगल बाइसेक्टर आपको याद है ना क्या होता था? लैम्डा टाइम्स ऑफ ए कैप प्लस बी कैप होता है। बट अगर यूनिट वेक्टर अलोंग द एंगल बाइसेक्टर लिखना है तो क्या लिखेंगे? ए कैप प्लस बी कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप, है ना? तो वो ये लिखा हुआ है जो यहाँ पर लिखा हुआ है यू में, है ना? अब मेरे को प्रोजेक्शन निकालना है एक्स का एंगल बाइसेक्टर के अलोंग। तो मैंने लिख दिया एक्स डॉट एंगल बाइसेक्टर का गैप। तो एंगल बाइसेक्टर का गैप क्या होगा? ए कैप प्लस बी कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। तो ये टर्म आ गई। अब देखो ए और बी परपेंडिकुलर है, याद रखना है। तो अब एल ए का डॉट इसके साथ लो तो क्या आ जाएगा? पहले एल ए को इसके साथ डॉट लेना है आपको। तो क्या बनेगा? एल ए कैप डॉट ए कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। ठीक है जी, आगे आते हैं। एल ए कैप डॉट बी कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। फिर क्या आएगा? एम बी कैप डॉट ए कैप। आप देखो, आपको बताने के लिए मैं लिख रहा हूँ, वैसे तो देखने में समझ आ रहा है। ए डॉट बी तो जीरो होगा ना, क्योंकि ए और बी परपेंडिकुलर है। मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप प्लस एम बी कैप डॉट बी कैप अपॉन मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। ठीक है, प्लस अच्छा ए क्रॉस बी का डॉट ए के साथ देखो। अच्छा ये भी आप समझो, ये वाली जो टर्म आएगी ना एन के साथ वाली जो टर्म है, इसका डॉट जीरो आ जाएगा। कैसे? ये मान लो आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। तो ए क्रॉस बी इसके परपेंडिकुलर आएगा। ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। अब उसका डॉट ए क्रॉस बी का डॉट अगर आप ए कैप के साथ लिखते हो विच इज यूनिट वेक्टर अलोंग द ए वेक्टर, तो वो तो जीरो ही तो आएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी और ए में कितना एंगल है? 90 डिग्री है। तो ये टर्म हमारी जीरो आने वाली है। अब आगे देखो, नहीं समझ आया तो मैं बताता हूँ दोबारा से। एल ए डॉट ए कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो ये वाली टर्म बनेगी एल टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप प्लस एम एल ए डॉट बी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए और बी परपेंडिकुलर है। बी डॉट ए भी जीरो हो जाएगा। एम बी डॉट बी 1 हो जाएगा, तो एम ए कैप प्लस बी कैप। तो हमारे पास टर्म जो आ रही है वो आ रही है एल प्लस एम डिवाइडेड बाय ए कैप प्लस बी कैप। अब मेरे को ए कैप प्लस बी कैप निकालना है। तो ए कैप प्लस बी कैप का जो होल स्क्वायर आएगा वो आएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 ए कैप डॉट बी कैप। ये समझा? इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसका होल स्क्वायर करेंगे तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। अब ए डॉट बी किसके बराबर है आपके पास? जीरो, क्योंकि ए और बी परपेंडिकुलर है। तो ए कैप प्लस बी कैप का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो √2 आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा एल प्लस एम डिवाइडेड बाय √2। दिस इज द आंसर। देख लो भाई, कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। अब कुछ नहीं समझ आया तो डाउट लिखो अपना, नहीं तो पेंगुइन बना दो जल्दी से, फिर मैं रिपीट करता हूँ इसको।
किसको क्लियर नहीं हुआ? सबको क्लियर है? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ, ये बहुत इजी है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। निकालो आंसर, निकाल के बताओ जल्दी से, बहुत इजी है। हाँ, बहुत बढ़िया। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्या करो, आप दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो। स्क्वायरिंग मतलब डॉट लेना है बेसिकली ना, तो हम ये बोल सकते हैं ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का तो होल स्क्वायर कर ही सकते हो। अब ये वाली टर्म किसके बराबर आ जाएगी? मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। ठीक है, ये वाली टर्म किसके बराबर आ जाएगी? मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो गए, क्योंकि मॉड ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया, मॉड बी स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो 4a डॉट बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन दीज टू इज 90 डिग्रीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। इफ ए बी सी are mutually perpendicular vectors of equal magnitude, show that a plus b plus c is equally inclined to a vector, comma b vector and c vector। ठीक है, क्या बोला इस प्रॉब्लम में? अगर ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, शो दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए कॉमा बी एंड सी वेक्टर। एक बार बस थोड़ा सा सोचो क्या करना है, फिर मैं बता रहा हूँ। देखो क्या मतलब है इसका, कि ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो हम ऐसा लिख लेते हैं मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी इज इक्वल टू मॉड सी इज इक्वल टू से कुछ मैग्नीट्यूड मान लेते हैं, इससे के मान लिया हमने इन सब का मैग्नीट्यूड, विच इज पॉजिटिव। ठीक है, के इज पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए। शो दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल इंक्लाइंड। इक्वल इंक्लाइंड कहने का क्या मतलब है? कि जो ए प्लस बी प्लस सी जो वेक्टर है, अगर मैं इसको डायग्राम से यहाँ बनाने की कोशिश करूँ, तो ऐसा हो गया कि मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और से मान लो ये सी वेक्टर है। इनके बीच का एंगल हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, इनके बीच के एंगल ही हमें पता है, बट जो ए प्लस बी प्लस सी है वो इन सबके साथ इक्वली इंक्लाइंड है। मतलब मान लो ये अगर आपका ए प्लस बी प्लस सी है, तो वो अगर इसके साथ थीटा बना रहा है, तो सी के साथ भी थीटा बना रहा है, और वो बी के साथ भी थीटा बना रहा है, तो वो ऐसा होगा कि आउट ऑफ द प्लेन कुछ जा रहा होगा एंगल।
जैसा भी होगा, मतलब अभी हमें बहुत अच्छे से डायग्राम तो मैंने नहीं बनाया, मतलब ए बी सी भी ऐसे हो सकते हैं कि नॉन कोलिनियर हो, ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी भी जो है वो नॉन कोलिनियर है, और ए प्लस बी प्लस सी उन सबके साथ क्या बना रहा है कि इक्वल एंगल बना रहा है। तो ऐसी बात है, ठीक है। अब इसको प्रूव करना है हमें, तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, डॉट लेंगे। तो ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी लिख लेते हैं। तो ये किसके बराबर आएगा बताओ, इन दोनों के बीच का एंगल मान लेते हैं अल्फा है। जैसे भी थीटा 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 मेरे को बराबर प्रूव करना है ना, तो अभी फॉर द टाइम बीइंग हम क्या करते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि भाई ये वाले जो एंगल है हमारे, देखना आप एक बार सब लोग, तो ऐसा मान लो कि भाई ये वाला एंगल अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, ठीक है। तो अब देखना, तो मैं लिख सकता हूँ मॉड ए प्लस बी प्लस सी कॉस अल्फा, ठीक है जी। अब ये वाली वैल्यू किसके बराबर आएगी, ए डॉट बी ए डॉट सी। तो ए डॉट ए तो आपका किसके बराबर है, मॉड ए स्क्वायर, और ए डॉट बी किसके बराबर है, जीरो, ए डॉट सी किसके बराबर है, जीरो, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, मॉड ए स्क्वायर इज के स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ मॉड ए प्लस बी प्लस सी कॉस अल्फा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अब के कैंसिल करेंगे तो के कॉस अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से कॉस अल्फा हमारा आ जाएगा के अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है जी। ये बात क्लियर होगी हमें। ऐसे अब हम क्या करेंगे, बी डॉट ए प्लस बी प्लस सी निकालते हैं, बी डॉट ए प्लस बी प्लस सी ये किसके बराबर आएगा, मॉड बी मॉड ए प्लस बी प्लस सी, इन दोनों के बीच का एंगल कॉस बीटा हो गया। तो ये वाली वैल्यू बी डॉट ए जीरो, बी डॉट बी इज के स्क्वायर, बी डॉट सी जीरो, तो के टाइम्स ऑफ मॉड ए प्लस बी प्लस सी कॉस बीटा आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया, कॉस बीटा किसके बराबर आ गया, के अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। अब समझ गए होगे आप लोग। सिमिलरली जब आप कॉस गामा निकालोगे तो वो भी किसके बराबर आ जाएगा, के अपॉन ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो इससे क्या पता चल गया, अल्फा बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा तीनों बराबर आ गए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा हो जाएगा, इक्वली इंक्लाइंड हो जाएंगे। क्योंकि देखो दो वेक्टर के बीच में अगर आप एंगल देखोगे, एक्यूट एंगल देखना पड़ेगा आपको ना, तो दूसरा वाला एंगल देखोगे, तो ये जैसे आप ये वाला वेक्टर लेते हो और ये वाला वेक्टर लेते हो, तो एक इसके ऑपोजिट वाला पाई माइनस अल्फा आएगा। तो अगर आप एक्यूट एंगल लेते हो तो आपके पास तीनों एंगल आपके पास क्या बनेंगे, अल्फा बीटा गामा, जो कि बराबर आ जाएंगे। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि अल्फा आएगा या टू पाई माइनस बीटा आएगा, बट टू पाई वाला एंगल हमें नहीं देखना है, हमें तो एक्यूट एंगल देखना है। तो ये जो ये वाला वेक्टर है ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, क्योंकि ये तीनों के साथ एंगल क्या बना रहा है, अल्फा बीटा गामा, जो कि आपस में बराबर है। समझ आ गया सबको, ये ऑल क्लियर करो एक बार, कुछ नहीं समझ आया तो बताओ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो सुनो इधर, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, मॉड ए इज इक्वल टू थ्री, मॉड बी इज इक्वल टू वन, मॉड सी इज इक्वल टू फोर, देन फाइंड a dot b plus b dot c plus c dot a। निकालो भाई, इसका आंसर निकालो। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है ये, सीबीएसई में ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है। क्वेश्चन लिख लिया सब लोगों ने, एक बार क्वेश्चन लिख लो। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो,
mod A3 mod B1 mod C4 find A plus B A dot B plus B dot C plus C dot A। नहीं -13 नहीं आएगा, -13 आ रहा है क्या सबका? ओके ओके, एक मिनट रुको मैं चेक करता हूँ, पहले एक बार अटेंडेंस देख लें। आज शाम को अपनी एक्स्ट्रा क्लास भी है 2:30 ऑनवर्ड्स। तो सब लोग अटेंड करें क्योंकि मैं आगे बताऊंगा और हो सकता है मैं ज्यादा पढ़ा दूं। ठीक है, तो कौन कौन एब्सेंट है? शैली एब्सेंट है, फिर ज्योति एब्सेंट है, सौरभ कुमार, रागिनी। ठीक है, चलो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। a प्लस बी प्लस सी 0 है, मॉड A3 मॉड B1 मॉड C4। तो क्या करोगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड B स्क्वायर प्लस मॉड C स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b b डॉट c c डॉट a। ठीक है, ये टर्म 0 है तो ये 0 हो गई। मॉड A स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, मॉड B स्क्वायर 1 मॉड C स्क्वायर 16 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b b डॉट c c डॉट a। ठीक है जी, तो आ गया a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a वाली टर्म आ गई। कितनी आ जाएगी, ये उधर जाएंगी, ये पूरी टर्म उधर जाएगी, तो कितना आएगा ये -26/2 -13। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? एक और करो। लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम constructed on vector E vector is equal to 2a plus b and q vector is equal to a vector minus 2b vector, where a and b are unit vectors forming an angle of 60 degree। हमें डायगोनल की लेंथ निकालनी है और पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्टेड ऑन वेक्टर जिसके दो साइड हैं पी वेक्टर और क्यू वेक्टर। ठीक है, और दिया हुआ है ए और बी यूनिट वेक्टर है फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। आसान क्वेश्चन है, करो ये भी। आपको याद होगा डायगोनल कैसे बनते थे, तो डायगोनल वन वेक्टर बना लेते हैं, p प्लस क्यू कितना हो जाएगा 3a माइनस बी हो जाएगा। अब इसका लेंथ निकालना है, तो d1 का मैग्नीट्यूड जो होगा
वो होगा 3a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। उसको निकालने के लिए क्या करोगे, होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं होता है मैग्नीट्यूड निकालने का ऐसी टर्म्स का, a प्लस बी ए माइनस बी का। तो आ जाएगा 9 मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 6 a डॉट बी। अब जानते हो ए और बी उसने दिया हुआ यूनिट वेक्टर है, तो 9 प्लस 1 माइनस 6 मॉड ए मॉड बी cos 60, तो आ जाएगा 10 माइनस 6 इंटू कॉस 60 हाफ, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, ये मॉड ऑफ 3a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो एक डायगोनल का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √7। आगे बढ़ते हैं, d2 वेक्टर निकालते हैं। d2 वेक्टर किसके बराबर होगा, p वेक्टर माइनस q वेक्टर, तो वो कितना आ जाएगा 2a प्लस बी। ये भी ले सकते हो, इसका नेगेटिव पार्ट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो वो आ जाएगा 2a प्लस बी माइनस a प्लस 2b। समझ गए? ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस 3b वेक्टर। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो d2 का मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगा a प्लस 3b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो a प्लस 3b का होल स्क्वायर निकालेंगे, तो मॉड a स्क्वायर प्लस 9 मॉड b स्क्वायर प्लस 6 a डॉट b। ठीक है, तो ये 1 आ गया प्लस 9 आ गया प्लस 6 a डॉट b, क्या आ जाएगा हमारे पास 6 इंटू मॉड a मॉड b cos 60, तो 10 प्लस 3 ये 13 आ जाएगा। तो कितना मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसका, √13। तो एक आंसर हो गया √7 और एक आंसर हो गया √13। समझ आ गया? पेंगुइन बना दो जिसको भी क्लियर हो गया। हाँ, √7 √13। एक मैंने वेक्टर की असाइनमेंट डाल दी है उसमें फाइल्स में, ठीक है, 400 क्वेश्चन है उसमें, तो उसको करना स्टार्ट करो अभी फॉर द टाइम बिंग, जब तक मैं पैकेज अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं उसको करते रहो, इजी क्वेश्चन है उसमें, तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे आपसे। ठीक है, इसके बाद हम आपका मॉड्यूल अपलोड कर देंगे 1-2 दिन में, तो उसको करना है। ठीक है, आज आपकी इवनिंग में क्लास है 2:30 to 3:30, तो है ही कम से कम, उसके बाद आगे देखेंगे। टुडे इवनिंग एक्स्ट्रा क्लास है, ठीक है, आगे बढ़ाया जाएगा, डाउट डाउट नहीं ले रहा मैं अभी उसमें कुछ भी। ठीक है, चलो आज के लिए इतने करते हैं, शाम को मिलते हैं 2:30 to 3:30। अब जय हनुमान जी करके एग्जिट करें सब लोग। कुछ भी डाउट है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो आप, या इसमें टीम में भेज सकते हो।